नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है हेनरी सिक्स पार्ट 1। इसके पहले के जो प्लेज हैं मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो प्लेज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो प्लेज ज़रूर देखें। तो जैसा कि शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्लेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखे थे, लेकिन मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्लेस पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस में प्लेस समझ में आए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने 1590 टू 1591 के बीच में लिखा था। यह शेक्सपियर के अर्ली हिस्ट्री प्लेस में से एक है। इसका जॉनरा हिस्ट्री प्ले है। इसमें रियल इंग्लिश हिस्ट्री, किंग्स, वॉर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और रॉयल सक्सेशन से जुड़े इवेंट्स को ड्रामेटिक फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है। हेनरी सिक्स की पूरी स्टोरी 3 प्लेज में डिवाइडेड है। हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2 और हेनरी सिक्स पार्ट 3। इन तीनों प्लेज को मिलाकर हेनरी सिक्स ट्रायोलॉजी कहा जाता है। इस ट्रायोलॉजी में हेनरी सिक्स के रेन की शुरुआत से लेकर उसके पॉलिटिकल डिक्लाइन और इवेंचुअल ओवरथ्रो तक की स्टोरी डेवलप होती है। अब इसके राइटिंग सीक्वेंस को जानते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शेक्सपियर ने इन प्लेस को स्टोरी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखा। जनरली माना जाता है कि राइटिंग के हिसाब से सीक्वेंस था हेनरी सिक्स पार्ट 2, पार्ट 3, देन पार्ट 1। यानी पार्ट 1 स्टोरी में पहले आता है, लेकिन शेक्सपियर के राइटिंग सीक्वेंस में बाद में आया। बट अगर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में देखेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आता है। यानी हेनरी सिक्स के रेन की स्टोरी पार्ट 1 से शुरू होती है और पार्ट 3 तक आगे बढ़ती है। फर्स्ट टेट्रोलॉजी, हेनरी सिक्स के तीनों पार्ट्स के बाद रिचर्ड थर्ड आता है, इसलिए ये 4 हिस्ट्री प्लेस मिलकर फर्स्ट टेट्रोलॉजी कहलाते हैं। हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 3 और रिचर्ड थर्ड। इन 4 प्लेस में इंग्लैंड के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, स्ट्रगल फॉर द क्राउन और वॉर्स ऑफ द रोजेस की स्टोरी डेवलप होती है। यानी ये चारों प्लेस मिलकर विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट टेट्रोलॉजी कहलाती है। सोर्स की बात करें तो शेक्सपियर ने इस प्ले के लिए मुख्य रूप से 2 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज का इस्तेमाल किया। एडवर्ड हॉल की हॉल्स क्रॉनिकल्स, इसमें लैंकेस्टर और यॉर्क की रॉयल फैमिलीज और उनके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री मिलती है। और दूसरा है राफेल हॉलिंशेट की हॉलिंशेट क्रॉनिकल्स। यह शेक्सपियर के लिए मिडिवल ब्रिटिश हिस्ट्री का एक मेजर सोर्स था। ध्यान रखें कि शेक्सपियर ने इन हिस्टोरिकल सोर्सेज को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया। उसमें उन्होंने कई इवेंट्स को कंप्रेस, रीअरेंज और मॉडिफाई किया ताकि वे स्टेज पर ज़्यादा इफेक्टिव बन सकें। सेटिंग की बात करें तो प्ले की सेटिंग इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में है। इसका मेजर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 100 ईयर वॉर्स, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही प्ले में इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच पॉलिटिकल टेंशन भी धीरे धीरे डेवलप होती है। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर वॉर्स ऑफ द रोजेस का रूप लेती है। हेनरी सिक्स पार्ट 1 के बारे में स्कॉलर्स मानते हैं कि शेक्सपियर ने इसमें दूसरे राइटर्स के साथ कोलैबोरेशन भी किया हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं वॉर ऑफ द रोजेस क्या था। वॉर ऑफ द रोजेस इंग्लैंड में हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच इंग्लिश थ्रोन के लिए एक बहुत ही लंबा डायनेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट था। आमतौर पर इसका मुख्य पीरियड 1455 से 1487 माना जाता है। हालांकि दोनों हाउसेस के बीच टेंशन इससे काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। इसे वॉर्स ऑफ द रोजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंकेस्टर रेड हाउस और यॉर्क वाइट हाउस, ये रोजेस बाद में इन दोनों रॉयल हाउसेस के सिंबल्स बन गए। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है रिचर्ड सेकेंड का उसके पद से हटाए जाने का। रिचर्ड सेकेंड इंग्लैंड का किंग था, लेकिन उसके रेन में पॉलिटिकल प्रॉब्लम बढ़ती गई। उसका कजिन हेनरी बॉलिंगब्रुक था जो ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर था, और यही हेनरी बॉलिंगब्रुक बाद में हेनरी फोर्थ बनता है। तो जब हेनरी बॉलिंगब्रुक के फादर जॉन ऑफ गॉन्ट की डेथ हुई, रिचर्ड सेकेंड ने हेनरी की इनहेरिटेंस अपने कंट्रोल में ले ली। यानी उसकी जितनी भी विरासत थी उसे रिचर्ड सेकेंड ने अपने कंट्रोल में ले ली थी। हेनरी इससे नाराज हुआ और इंग्लैंड वापस आया। उसने रिचर्ड सेकेंड को हटाकर थ्रोन ले लिया और हेनरी बॉलिंगब्रुक बाद में हेनरी फोर्थ बन जाता है। यहीं से एक बड़ा प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेसी पैदा होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिलीफ यह था कि किंग को गॉड का अथॉरिटी प्राप्त होता है, इसलिए किसी एग्जिस्टिंग किंग को हटाकर खुद किंग बनना पॉलिटिकली और मॉरली कंट्रोवर्शियल था। हाउस ऑफ लैंकेस्टर, अब लैंकेस्टर को समझिए। जॉन ऑफ गॉन्ट थे ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, उनके सन थे हेनरी बॉलिंगब्रुक जो कि बाद में किंग हेनरी फोर्थ बनता है। हेनरी फोर्थ के बाद हेनरी फिफ्थ और फिर हेनरी सिक्स। इसे हेनरी सिक्स को लैंकेस्ट्रियन किंग कहा जाता है। इसलिए हेनरी सिक्स पार्ट 1 में हेनरी सिक्स रिप्रेजेंट्स द लैंकेस्ट्रियन लाइन।
हाउस ऑफ यॉर्क दूसरी तरफ था हाउस ऑफ यॉर्क। इसका इंपॉर्टेंट फिगर है रिचर्ड प्लांटेजेनेट, जो आगे चलकर ड्यूक ऑफ यॉर्क बनता है। रिचर्ड प्लांटेजेनेट का क्लेम इंग्लिश थ्रोन पर लैंकेस्टर के खिलाफ एक अल्टरनेटिव डायनेस्टिक क्लेम बन जाता है। इसलिए हेनरी 6 पार्ट 1 में उसका सोमरसेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट केवल पर्सनल क्वारल नहीं है, यह एक्चुअली यॉर्क वर्सेस लैंकेस्टर के बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। हेनरी 6 पार्ट 1 में इसका क्या कनेक्शन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्ले की शुरुआत में इंग्लैंड पहले से फ्रांस के साथ 100 ईयर वॉर्स से परेशान है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सोमरसेट लैंकेस्ट्रियन साइड और रिचर्ड प्लांटेजेनेट यॉर्क साइड, इन दोनों के बीच राइवलरी बढ़ती जाती है। शुरुआत में यह एक पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइवलरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश नोबल्स भी दो फैक्शंस में डिवाइड होने लगते हैं और फ्रांस के साथ चल रहा वॉर इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कुछ समय के लिए दबाए रखता है, लेकिन आगे चलकर यही डिवीज़न वॉर ऑफ द रोजेस में बदल जाता है। तो चलिए अब इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किंग हेनरी 6। किंग हेनरी 6 हेनरी 5 का बेटा है और इंग्लैंड का यंग किंग है। अपने फादर की डेथ के बाद वह थ्रोन पर आता है, लेकिन अभी बहुत यंग और पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस्ड है। उसका नेचर जेंटल, रिलीजियस और पीस लविंग है। वह अपने फादर की तरह वॉरियर किंग नहीं है। वह अपने पावरफुल नोबल्स को कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है। लैंकेस्टर और यॉर्क के बीच बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट उसकी पॉलिटिकल वीकनेस को सामने लाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टैलबॉट। लॉर्ड टैलबॉट फ्रांस में इंग्लिश फोर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट और हेरोइक मिलिट्री कमांडर है। उसे एक ब्रेव, लॉयल और करेजियस वॉरियर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। फ्रेंच लोग उसके नाम से ही डरते हैं, जो उसकी मिलिट्री रेपुटेशन को दिखाता है। वह इंग्लैंड की मिलिट्री ग्लोरी और पेट्रियाटिज्म का रिप्रेजेंटेशन करता है। बैटल ऑफ पैटे में उसकी कैप्चर इंग्लिश फोर्सेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। बाद में उसकी डेथ प्ले के सबसे ट्रैजिक मोमेंट्स में से एक बनती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्लुसेस्टर। हम्फ्री ड्यूक ऑफ ग्लुसेस्टर इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर है। हेनरी 6 के यंग होने के कारण किंगडम की देखभाल और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। वह हेनरी 5 के समय से जुड़े पुराने और लॉयल पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। उसका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट विंचेस्टर के साथ है। ग्लुसेस्टर और विंचेस्टर की राइवलरी केवल पर्सनल नहीं, बल्कि इंग्लिश कोर्ट के बड़े पॉलिटिकल डिवीजन्स को दिखाती है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल न कर पाना इंग्लैंड की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है विंचेस्टर। बिशप ऑफ विंचेस्टर हेनरी 6 का ग्रेट अंकल और इन्फ्लुएंशियल एडवाइज़र है। वह अपने पॉलिटिकल पावर और वेल्थ को बढ़ाना चाहता है। उसका सबसे बड़ा राइवल ग्लुसेस्टर है। वह चर्च में अपनी हाई पोजीशन और रॉयल कनेक्शन का इस्तेमाल अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करता है। ग्लुसेस्टर के साथ उसकी राइवलरी इंग्लिश नोबल्स के बीच फैक्शनलिज्म को दिखाती है। उसका कैरेक्टर बताता है कि पर्सनल एम्बिशन किस तरह किंगडम की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोमरसेट। ड्यूक ऑफ सोमरसेट हाउस ऑफ लैंकेस्टर का पावरफुल मेंबर है। उसका मुख्य पॉलिटिकल राइवल रिचर्ड प्लांटेजेनेट है। दोनों की राइवलरी धीरे धीरे लैंकेस्टर वर्सेस यॉर्क कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेने लगती है। सोमरसेट की प्लांटेजेनेट के साथ हॉस्टिलिटी फ्रांस के खिलाफ इंग्लिश कैंपेन को भी कमज़ोर करती है। यह राइवलरी आगे होने वाले वॉर्स ऑफ द रोजेस की फोरशैडोइंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रिचर्ड प्लांटेजेनेट। रिचर्ड प्लांटेजेनेट आगे चलकर ड्यूक ऑफ यॉर्क प्ले का एक मेजर पॉलिटिकल कैरेक्टर है। शुरुआत में वह अपने एंसेस्ट्रल राइट्स और इनहेरिटेंस को वापस पाने के लिए स्ट्रगल करता है। उसका मुख्य राइवल सोमरसेट है, जो लैंकेस्ट्रियन फैक्शन से है। रिचर्ड धीरे धीरे अपने सपोर्टर्स इकट्ठे करके अपनी पॉलिटिकल फैक्शन मजबूत करता है। सोमरसेट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच बढ़ते डिवीज़न को दिखाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन ला पुसेल। जॉन ला पुसेल, जिसे हम जॉन ऑफ आर्क के नाम से जानते हैं, प्ले की मेन फ्रेंच फीमेल कैरेक्टर है। वह एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट मिलिट्री लीडर के रूप में फ्रेंच फोर्सेस की मदद करती है। वह क्लेम करती है कि उसे फ्रांस को बचाने के लिए एक डिवाइन मिशन मिला है। वह सीज ऑफ ऑर्लियंस को उठाने और इंग्लिश फोर्सेस को चैलेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। शेक्सपियर ने उसे लार्जली विलेनियस और कंट्रोवर्शियल तरीके से पोर्ट्रे किया है। उसकी कैप्चर और डेथ फ्रेंच रेजिस्टेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स द डॉफिन। चार्ल्स द डॉफिन फ्रांस का हेयर है और फ्रेंच फोर्स का प्रमुख लीडर है। इंग्लिश साइड की नज़र में वह फ्रेंच थ्रोन का प्रिटेंडर है, जबकि फ्रेंच लोग उसे लेजिटिमेट किंग मानते हैं। वह इंग्लिश फोर्सेस और खासकर टैलबॉट का विरोध करता है। जॉन ला पुसेल उसके साथ मिलकर फ्रेंच रेजिस्टेंस को मजबूत करती है। जॉन की मदद से फ्रेंच फोर्सेस सीज ऑफ ऑर्लियंस को ब्रेक करने में सफल होते हैं। उसका कैरेक्टर फ्रेंच साइड की पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और इंग्लिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट है बेडफोर्ड। ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड हेनरी फिफ्थ का ब्रदर और हेनरी सिक्स का अंकल है। वह फ्रांस में रीजेंट के रूप में इंग्लिश इंटरेस्ट को संभालता है। वह एक एक्सपीरियंस्ड और लॉयल वॉरियर है और हेनरी फिफ्थ की मिलिट्री लेगेसी को कंटिन्यू करता है। हेनरी सिक्स के यंग होने के कारण वह इंग्लिश किंगडम और फ्रेंच टेरिटरीज की स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्ले में बेडफोर्ड धीरे धीरे इंग्लिश पावर के डिक्लाइन को विटनेस करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर जॉन फेस्टॉल्फ। सर जॉन फेस्टॉल्फ एक इंग्लिश नाइट और सोल्जर है जो लॉर्ड टेलबॉट की आर्मी में काम करता है। बैटल ऑफ पैटे में वह डर कर बैटलफील्ड से भाग जाता है और टेलबॉट को अकेले छोड़ देता है। टेलबॉट उसके व्यवहार से बहुत नाराज होता है और उसे कवर्ड मानता है। बाद में किंग हेनरी सिक्स उसे उसकी कायरता के लिए सजा देता है और उसकी नाइटहुड छीन लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मार्गरेट ऑफ अंजू, एक फ्रेंच नोबल वुमेन और रेगनर की डॉटर है। वह एक्ट 5 में प्रमुख रूप से सामने आती है जब सफोल्क उसे कैप्चर करता है। सफोल्क मार्गरेट की ब्यूटी और पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाता है और चाहता है कि उसकी मैरिज किंग हेनरी सिक्स से हो। मार्गरेट का हेनरी से मैरिज केवल पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल अलायंस भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सफोल्क। विलियम डी ला पोल अर्ल ऑफ सफोल्क एक इंग्लिश नोबल मैन है। प्ले की शुरुआती एक्ट्स में उसका रोल छोटा है लेकिन एक्ट 5 में उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। वह मार्गरेट को कैप्चर करता है और उसकी ब्यूटी से प्रभावित होता है। वह हेनरी सिक्स को मार्गरेट से मैरिज करने के लिए कन्विंस करता है। सफोल्क के मन में केवल हेनरी की हैप्पीनेस नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। तो चलिए अब इस प्ले की एक्ट वाइज समरी देखते हैं। प्ले की शुरुआत किंग हेनरी फिफ्थ की डेथ से होती है। हेनरी फिफ्थ एक पावरफुल और सक्सेसफुल वॉरियर किंग था जिसने फ्रांस में इंग्लिश विक्ट्रीज हासिल की थी। उसकी डेथ के बाद उसका यंग सन हेनरी सिक्स थ्रोन पर आता है। एक महान और एक्सपीरियंस्ड किंग की जगह एक बहुत यंग रूलर का आना इंग्लैंड के लिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा करता है। हेनरी सिक्स अपने फादर की डेथ के बाद इंग्लैंड का किंग बनता है लेकिन उसकी कम उम्र के कारण वह खुद किंगडम को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए एक्सपीरियंस्ड नोबल्स और एडवाइजर्स को उसके बिहाफ पर शासन चलाना पड़ता है। यही वीकनेस आगे चलकर नोबल्स के पावर स्ट्रगल का कारण बनती है। एक्ट 1 में इंग्लिश कोर्ट को लगातार फ्रांस से बैड न्यूज़ मिलती है। इंग्लिश ने कई टेरिटरीज खो दी है और फ्रेंच फोर्सेस लगातार स्ट्रॉन्गर हो रही है। इससे यह क्लियर होता है कि हेनरी फिफ्थ के समय जो इंग्लिश मिलिट्री ग्लोरी थी वह अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। इंग्लिश के सबसे महान कमांडर्स में से एक लॉर्ड टेलबॉट फ्रेंच फोर्सेस के हाथों पकड़ा जाता है। टेलबॉट इंग्लिश मिलिट्री स्ट्रेंथ और ब्रेवरी का सिंबल है, इसलिए उसकी कैप्चर केवल एक इंडिविजुअल लॉस नहीं बल्कि फ्रांस में इंग्लिश पावर के कमज़ोर होने का संकेत है। इंग्लैंड के अंदर भी सिचुएशन स्टेबल नहीं है। ग्लुसेस्टर और विंचेस्टर के बीच राइवलरी दिखाई देती है। दोनों पावरफुल नोबल्स हैं और यंग किंग के आसपास इन्फ्लुएंस हासिल करना चाहते हैं। उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल भी छिपा हुआ है। फ्रांस में चार्ल्स द डॉफिन इंग्लिश फोर्सेस के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है। इसी समय उसकी मुलाकात जॉन ला पुसेल यानी जॉन ऑफ आर्क से होती है। जॉन फ्रेंच फोर्सेस में नया कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पैदा करती है। वह चार्ल्स को एनकरेज करती है और फ्रेंच आर्मी को इंग्लिश फोर्सेस के खिलाफ आगे बढ़ाती है। उसके लीडरशिप के कारण फ्रेंच साइड को मिलिट्री सक्सेस मिलने लगती है और सीज ऑफ ऑर्लियंस में इंग्लिश पोजीशन कमज़ोर होती है। इंग्लैंड में ग्लुसेस्टर और विंचेस्टर की राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि उनके सर्वेंट्स और सपोर्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं। लंदन की स्ट्रीट्स में यह कॉन्फ्लिक्ट केवल पर्सनल क्वारल नहीं है, यह पूरे इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़ रही है। वहीं ऑर्लियंस में फ्रेंच साइड इंग्लिश फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए एक क्लेवर प्लान बनाता है। मास्टर गनर अपने बेटे को इंग्लिश कैंप पर कैनन फायर करने का ऑर्डर देता है। उसका बॉय गोली चलाता है जिससे अर्ल ऑफ सेलिसबरी मॉर्टली वुंडेड हो जाता है और सर थॉमस गारग्रेव भी मारा जाता है। यह सीन फ्रेंच रेजिस्टेंस की सीरियसनेस को दिखाता है। एक्ट के अंत में टेलबॉट और जॉन ला पुसेल का कन्फ्रंटेशन होता है। जॉन फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रही है जबकि टेलबॉट इंग्लिश मिलिट्री पावर का सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है। जॉन की प्रेजेंटेटिव इंग्लिश फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी तरह एक्ट 1 दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश करता है, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर नोबल्स का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 2 की शुरुआत लॉर्ड टेलबॉट के एक सक्सेसफुल मिलिट्री मिशन से होती है। वह अपनी आर्मी के साथ सीक्रेटली ऑर्लियंस पर हमला करता है और उसे इंग्लिश कंट्रोल में वापस लेने में सफल होता है। इससे टेलबॉट की मिलिट्री इंटेलिजेंस और ब्रेवरी सामने आती है। टेलबॉट एक ऐसे इंग्लिश कमांडर के रूप में दिखाई देता है जो केवल ताकत से नहीं बल्कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से भी युद्ध करता है। उसकी सफलता इंग्लिश आर्मी के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाती है।
काउंटेस ऑफ ओवेन अपने शैटो यानी अपने महल में इनविटेशन देती है। वह बाहर से टैलबॉट के प्रति फ्रेंडली दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसके मन में टैलबॉट को पकड़ने की योजना होती है। काउंटेस सोचती है कि टैलबॉट अकेला उसके कासल में आया है, इसलिए वह उसे आसानी से प्रिजनर बना सकती है, लेकिन टैलबॉट बहुत चतुराई से उसकी योजना को फेल कर देता है। टैलबॉट बताता है कि उसकी पूरी आर्मी कासल के बाहर मौजूद है। यह सुनकर काउंटेस समझ जाती है कि टैलबॉट को कैप्चर करना संभव नहीं है। इस सीन में टैलबॉट की कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस दोनों दिखाई देती हैं। टैलबॉट के इस क्लेवर जवाब से काउंटेस प्रभावित होती है और अपना हॉस्टाइल एटीट्यूड छोड़ देती है। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए फ्रेंडशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देता है। यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चल रहे लगातार युद्ध के बीच एक रेयर पीसफुल मोमेंट है। इसके बाद प्ले का फोकस फ्रांस से हटकर इंग्लैंड की इंटरनल पॉलिटिक्स पर आ जाता है। रिचर्ड प्लांटेजेनेट और ड्यूक ऑफ समरसेट के बीच टेम्पल गार्डन में तीखा झगड़ा होता है। इस झगड़े में दूसरे नोबल्स भी अपनी अपनी साइड चुनते हैं। प्लांटेजेनेट के सपोर्टर वाइट रोज और समरसेट के सपोर्टर्स रेड रोज चुनते हैं। यही रोजेस आगे चलकर वॉर ऑफ द रोजेस में यॉर्क और लैंकेस्टर की राइवलरी के फेमस सिंबल्स बन जाते हैं। वहीं रिचर्ड अपने डाइंग अंकल एडमंड मॉर्टाइमर से मिलने टावर ऑफ लंदन जाता है। मॉर्टाइमर उसे बताता है कि उसके फैमिली का इंग्लिश थ्रोन पर लेजिटिमेट क्लेम था और इसी क्लेम के कारण उसे लंबे समय तक इम्प्रिजन रखा गया। मॉर्टाइमर की बातें सुनकर रिचर्ड को लगता है कि करंट रूलिंग डायनेस्टी ने उसकी फैमिली के साथ अन्याय किया है। उसके मन में गुस्सा और बदले की भावना पैदा होने लगती है, लेकिन मॉर्टाइमर उसे वार्निंग देता है कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि गलत कदम उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब एक्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 3 में ग्लूसेस्टर और विंचेस्टर की राइवलरी और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। दोनों पावरफुल नोबल्स हैं और दोनों यंग किंग हेनरी 6 पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं। उनकी आपसी दुश्मनी इंग्लैंड की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कमज़ोर करती है। किंग हेनरी 6 दोनों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी अभी यंग है और उसमें अपने पावरफुल नोबल्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी और एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसकी कोशिश बहुत इफेक्टिव साबित नहीं होती। रिचर्ड प्लांटेजेनेट को ऑफिशियली ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल मिल जाता है। यह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि अब उसकी पॉलिटिकल पोजीशन और मजबूत हो जाती है। ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल मिलने के बाद यॉर्क और समरसेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो जाता है। अब यह केवल दो व्यक्तियों की पर्सनल राइवलरी नहीं है, बल्कि दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स की कंपटीशन बनती जा रही है। उधर फ्रांस में जॉन ला पुसेल अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी बदलती है और रॉन पर एक सीक्रेट अटैक करती है। वह इंग्लिश फोर्सेस को अचानक सरप्राइज करने की कोशिश करती है। लॉर्ड टैलबॉट जॉन के अटैक का सामना करता है और उसकी कोशिश को फेल कर देता है। इससे एक बार फिर टैलबॉट की मिलिट्री एबिलिटी और इंग्लैंड के लिए उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। जॉन समझ जाती है कि केवल बैटलफील्ड पर इंग्लिश फोर्सेस को हराना काफ़ी नहीं है, इसलिए वह अपनी स्ट्रैटेजी बदलती है और ड्यूक ऑफ बर्गंडी को इंग्लिश साइड छोड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। जॉन की कोशिश सफल होती है और ड्यूक ऑफ बर्गंडी इंग्लिश अलायंस से अलग होकर फ्रेंच साइड के करीब आ जाता है। इससे इंग्लिश फोर्सेस की पोजीशन फ्रांस में कमज़ोर पड़ जाती है। इसी बीच किंग हेनरी 6 फ्रांस पहुंचता है। उसका उद्देश्य फ्रेंच सिचुएशन को संभालना और अपने किंगडम की पोजीशन को मजबूत करना है, लेकिन फ्रांस में भी इंग्लिश नोबल्स के बीच आपसी डिसएग्रीमेंट मौजूद है। एक्ट 3 की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड की दोनों समस्याएं एक साथ दिखाई देती हैं। एक तरफ फ्रांस के साथ वॉर और दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर यॉर्क और समरसेट की राइवलरी। हेनरी 6 इन दोनों को संभालने में कमज़ोर साबित होता है। एक्ट 3 में शेक्सपियर यह दिखाते हैं कि इंग्लैंड की कमज़ोरी केवल फ्रेंच आर्मी की वजह से नहीं है। असली समस्या यह भी है कि इंग्लिश नोबल्स आपस में डिवाइड है। हेनरी 6 के पास उन्हें यूनाइटेड रखने के लिए पर्याप्त अथॉरिटी नहीं है। दूसरी ओर जॉन मिलिट्री के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल करती है। अब आते हैं एक्ट 4 की तरफ। एक्ट 4 की शुरुआत किंग हेनरी 6 की पेरिस में कोरोनेशन से होती है। यह इंग्लैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट है, क्योंकि हेनरी को फ्रांस के राजा के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है, लेकिन यह पॉलिटिकल सक्सेस बहुत स्थायी नहीं रहती। हेनरी को पता चलता है कि ड्यूक ऑफ बर्गंडी ने इंग्लिश साइड के साथ विश्वासघात किया है। बर्गंडी का इंग्लिश अलायंस छोड़ना हेनरी के लिए बड़ा सेटबैक है। हेनरी इस बिट्रेयल को रिबेलियन की तरह देखता है। हेनरी लॉर्ड टैलबॉट को एक आर्मी के साथ बर्गंडी को पनिश करने के लिए भेजता है। इससे टैलबॉट की पोजीशन फिर से एक प्रमुख इंग्लिश मिलिट्री कमांडर के रूप में सामने आती है। हेनरी वापस लंदन चला जाता है और उसे उम्मीद है कि टैलबॉट बर्गंडी को हरा देगा और इंग्लैंड के लिए विक्ट्री लेकर आएगा। लेकिन हेनरी को यह पता नहीं है कि फ्रांस में सिचुएशन बहुत तेज़ी से ख़राब होने वाली है।
टेलबॉट बोर्डॉक्स पहुंचता है और वहां सीज करने की तैयारी करता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह खुद डॉफिन की फ्रेंच आर्मी से घिर चुका है। मुश्किल सिचुएशन में टेलबॉट ड्यूक ऑफ यॉर्क से रीइंफोर्समेंट यानी अतिरिक्त सैनिकों की मांग करता है। टेलबॉट समझता है कि बिना सहायता के फ्रेंच आर्मी का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। ड्यूक ऑफ यॉर्क के पास पर्याप्त ट्रूप्स नहीं होते, इसलिए वह ड्यूक ऑफ समरसेट से हॉर्समैन भेजने के लिए कहता है, लेकिन यॉर्क और समरसेट के बीच पुरानी राइवलरी इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। समरसेट अपने पर्सनल ग्रज की वजह से यॉर्क को तुरंत मदद नहीं देता, वह पॉलिटिकल राइवलरी को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखता है। इस डिले का परिणाम इंग्लिश आर्मी के लिए बहुत विनाशकारी होता है। सर विलियम लूसी समरसेट को शर्मिंदा करके आखिरकार उसे सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेलबॉट और उसका यंग सन जॉन टेलबॉट बोर्डॉक्स में फ्रेंच फोर्सेस से लड़ते हुए मारे जाते हैं। टेलबॉट की डेथ के बाद डॉफिन और फ्रेंच आर्मी बोर्डॉक्स का घेराबंदी हटा देती है और पेरिस की ओर बढ़ते हैं। इस तरह एक्ट 4 में इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा मिलिट्री लॉस होता है। एक्ट 4 का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है पर्सनल राइवलरी का नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना। यॉर्क और समरसेट की दुश्मनी के कारण टेलबॉट को समय पर मदद नहीं मिलती और इंग्लैंड अपना सबसे महान वॉरियर खो देता है। इसके साथ शेक्सपियर यह भी दिखाते हैं कि हेनरी 6 की कमज़ोर लीडरशिप और नोबल्स की आपसी फाइटिंग इंग्लैंड को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है। फ्रांस में इंग्लिश पावर कम होती जा रही है और दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच फ्यूचर सिविल वॉर की ज़मीन तैयार हो रही है। अब एक्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 5 में स्टोरी वापस लंदन आती है। किंग हेनरी के कोर्ट में अलग अलग यूरोपियन एम्बेसडर्स आते हैं और फ्रांस के साथ चल रहे लंबे वॉर को समाप्त करने के लिए पीस नेगोशिएशन की सलाह देते हैं। हेनरी एम्बेसडर्स की बात मान लेता है। वह फ्रांस के साथ ट्रूस यानी कुछ समय के लिए युद्ध रोकने का एग्रीमेंट करना चाहता है। इसके लिए वह अर्ल ऑफ अरमैनिक की डॉटर से मैरिज करने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसी बीच पेरिस में रिवोल्ट हो जाता है। इससे फ्रेंच रेजिस्टेंस को थोड़ी ताकत मिलती है और सिचुएशन फिर से अनस्टेबल हो जाती है। इंग्लिश फोर्सेस एक बार फिर डॉफिन की आर्मी को पीछे हटाने में सफल होती है। इससे कुछ समय के लिए इंग्लिश साइड को मिलिट्री एडवांटेज मिलता है। इंग्लिश फोर्स जॉन लापुसेल को कैप्चर कर लेती है। जॉन, जो पहले फ्रेंच रेजिस्टेंस की सबसे इम्पोर्टेंट फिगर में से एक थी, अब इंग्लिश के हाथों में प्रिजनर है। जॉन अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स और विक्ट्रीज को डिवाइन सपोर्ट से जोड़ती रही थी, लेकिन प्ले में उसके सपोज्ड मिरेकल्स को डिमोनिक मैजिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बारे में यह बिलीफ बनाया जाता है कि वह सुपर नेचुरल एविल पावर्स की मदद लेती थी। जॉन को विच मानकर उसे स्टेक पर जलाकर मारने की सजा दी जाती है। इस तरह फ्रेंच रेजिस्टेंस की एक प्रमुख फिगर का अंत हो जाता है। फ्रांस में सफॉल्क फ्रेंच नोबल वुमन मार्गरेट ऑफ अंजू को कैप्चर करता है। मार्गरेट की पर्सनैलिटी और ब्यूटी से सफॉल्क तुरंत प्रभावित हो जाता है और उसे देखकर उसके मन में पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों तरह के विचार आने लगते हैं। सफॉल्क समझ जाता है कि अगर मार्गरेट की शादी किंग हेनरी 6 से हो जाए तो मार्गरेट के माध्यम से उसे कोर्ट में एक पावरफुल अलाय मिल सकता है। इसलिए वह हेनरी को मार्गरेट के बारे में बहुत प्रभावित करने वाली बातें बताता है। हेनरी सफॉल्क की बातों से इतना प्रभावित होता है कि वह मार्गरेट को अपनी क्वीन बनाने का फैसला तुरंत कर लेता है। ग्लूसेस्टर याद दिलाता है कि हेनरी पहले से अर्ल ऑफ आर्मैनिक की डॉटर से मैरिज के लिए कमिटेड है, लेकिन हेनरी इस बात को इग्नोर कर देता है। इसका परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का यह जल्दबाजी और पॉलिटिकली वीक डिसीजन आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। मार्गरेट और सफॉल्क की बढ़ती इन्फ्लुएंस तथा हेनरी की कमजोर लीडरशिप हेनरी 6 पार्ट 2 में होने वाली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वार की फाउंडेशन तैयार करती है। एक्ट 5 में फ्रांस के साथ वॉर को समाप्त करने की कोशिश तो होती है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। हेनरी का मार्गरेट से मैरिज केवल पर्सनल डिसीजन नहीं है, इसके पीछे सफॉल्क की पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। इसलिए प्ले का एंडिंग यह संकेत देता है कि फ्रांस में इंग्लैंड की पावर कमज़ोर हो रही है और इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल डिवीजन्स मजबूत हो रहे हैं। यह आगे वॉर्स ऑफ द रोजेज और हेनरी 6 पार्ट 2 के बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स का आधार बनता है। तो चलिए अब इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। पहला कोट है, किंग हेनरी द 5th टू फेमस टू लिव लॉन्ग, इंग्लैंड नेवर लॉस्ट अ किंग ऑफ सो मच वर्थ। ये बेडफोर्ड एक्ट 1 सीन में बोलता है। इस लाइन में बेडफोर्ड हेनरी 5 की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता है। वह कहता है कि हेनरी 5 इतना महान और प्रसिद्ध राजा था कि शायद उसका लंबे समय तक जीवित रहना संभव ही नहीं था। इंग्लैंड ने हेनरी 5 जैसा योग्य और महान किंग पहले कभी नहीं खोया था। नेक्स्ट कोट है, योर हार्ट्स आई विल स्टैम्प आउट विद माई हॉर्सेस हील्स एंड मेक अ
क्वैगमायर ऑफ योर मिंगल्ड ब्रेन्स। ये टैलबॉट एक्ट 1 सीन 4 में बोलता है। अर्ल ऑफ सैलिसबरी के डेथ के बाद टैलबॉट बहुत एंग्री हो जाता है और वह फ्रेंच सोल्जर्स को धमकी देता है कि वह अपने घोड़े के पैरों से उनके हार्ट्स को कुचल देगा और उनके ब्रेन्स को मिलाकर खून और कीचड़ से भरा दलदल बना देगा। यह कोड टैलबॉट के वायलेंट और फायर्स वॉरियर नेचर को दिखाता है। वह एक बहुत डिसिप्लिन मिलिट्री कमांडर है, लेकिन अपने साथी की डेथ के बाद उसका गुस्सा बहुत भयानक रूप ले लेता है। नेक्स्ट है माई थॉट्स आर thrilled like a potter's wheel, I know not where I am nor what I do। ये टैलबॉट एक्ट 1 सीन 5 में बोलता है। जॉन से सोर्ड फाइट के बाद टैलबॉट बहुत कंफ्यूज्ड और शॉक्ड है। जॉन की फाइटिंग एबिलिटी और उसके कारण इंग्लिश सोल्जर्स के पीछे हट जाने से टैलबॉट को विश्वास नहीं हो रहा है कि सिचुएशन इतनी जल्दी कैसे बदल गई। वह अपने थॉट्स की तुलना पॉटर्स व्हील से करता है जो लगातार घूमता रहता है। इसका मतलब है कि उसके थॉट्स भी बहुत तेजी से घूम रहे हैं और वह समझ नहीं पा रहा है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। नेक्स्ट है नो लॉन्गर ऑन सेंट डेनिस विल वी क्राई बट जॉन ला पुसेल्स शैल बी फ्रांस सेंट्स। ये चार्ल्स द डॉफिन एक्ट 1 सीन 6 में बोलता है। जॉन की मिलिट्री सक्सेस से चार्ल्स इतना प्रभावित हो जाता है कि वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा करता है। सेंट डेनिस फ्रांस के ट्रेडिशनल पैट्रॉन सेंट थे, लेकिन चार्ल्स कहता है कि अब फ्रांस को सेंट डेनिस की बजाय जॉन ला पुसेल को अपना सेंट मानना चाहिए। यह चार्ल्स की जॉन के प्रति अत्यधिक एडमायरेशन और इन्फैचुएशन को दिखाता है। नेक्स्ट कोट है बिलीव मी लॉर्ड्स माई टेंडर ईयर्स कैन टेल सिविल डिसेंशन इज अ वाइप्रस वॉर्म दैट नॉस द बॉल्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये किंग हेनरी 6 एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। यंग किंग हेनरी 6 अपने नोबल्स को समझाता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आपसी लड़ाई इंग्लैंड को अंदर से कमज़ोर कर रही है। वह सिविल डिसेंशन की तुलना एक ऐसे जहरीले कीड़े से करता है जो किसी राज्य को अंदर से खा जाता है। हेनरी की उम्र कम है, लेकिन इस मामले में उसकी समझ बिल्कुल सही है। दुर्भाग्य यह है कि उसके आसपास के पावरफुल नोबल्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। नेक्स्ट कोट है एंड नाउ आई फियर दैट फैटल प्रोफेसी दैट हेनरी बॉर्न एट मॉनमाउथ शुडंट विन ऑल। ये एक्सेटर एक्ट 3 सीन 1 में बोलता है। एक्सेटर एक पुरानी प्रोफेसी को याद करता है। इसके अनुसार मॉनमाउथ में पैदा हुआ हेनरी बहुत बड़ी विक्टोरियस हासिल करेगा, जबकि विंडसॉर में पैदा हुआ हेनरी सब कुछ खो देगा। यहाँ हेनरी 5th मॉनमाउथ में पैदा हुआ था, जबकि हेनरी 6 विंडसॉर में पैदा हुआ था। इसलिए प्रोफेसी दोनों किंग्स के कंट्रास्टिंग फ्यूचर्स की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट कोट है इट इज़ मच व्हेन स्केप्टर आर इन चिल्ड्रंस हैंड। ये एक्सेटर एक्ट 4 सीन 1 में बोलता है। एक्सेटर यहाँ कहता है कि जब राज्य की पावर बच्चों के हाथ में होती है तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हेनरी 6 अभी बहुत यंग है और उसके पास अपने पावरफुल नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस और अथॉरिटी नहीं है। इसलिए ग्लुसेस्टर, विंचेस्टर, यॉर्क और समरसेट जैसे नोबल्स अपने इंटरेस्ट के लिए पावर स्ट्रगल करते रहते हैं। नेक्स्ट कोट है दीज आइज दैट सी दी नाउ वेल कलर्ड शेल सी दी विदर्ड ब्लडी पेल एंड डेड। ये जनरल एक्ट 4 सीन 2 में बोलता है। जब टैलबॉट बोर्डॉक्स पर अटैक करने आता है तब सिटी का फ्रेंच जनरल उसका मजाक उड़ाता है। वह टैलबॉट से कहता है कि अभी तो वह स्वस्थ और स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें उसे मरा हुआ, पेल और ब्लडेड देखेंगी। विडम्बना यह है कि जनरल की प्रेडिक्शन अंततः सही साबित होती है। टैलबॉट सचमुच बोर्डॉक्स की लड़ाई में मर जाता है। नेक्स्ट कोट है नाउ द आर्ट कम अनटू अ फीस्ट ऑफ डेथ अ टेरिबल एंड अनअवॉइडेड डेंजर। ये टैलबॉट एक्ट 4 सीन 5 में बोलता है। टैलबॉट ये वर्ड्स अपने सन जॉन टैलबॉट से बोर्डॉक्स की बैटल के दौरान कहता है। वह समझ जाता है कि वे दोनों एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंस चुके हैं। फीस्ट ऑफ डेथ एक पावरफुल मेटाफर है। टैलबॉट को लगता है कि यह बैटल ऐसी जगह है जहां डेथ उनका इंतजार कर रही है। अंत में टैलबॉट और उसका सन जॉन दोनों ही बैटल में मारे जाते हैं। यह ट्रेजेडी इसलिए और दुखद है क्योंकि समरसेट अगर समय पर रेनफोर्समेंट भेज देता तो शायद यह डिजास्टर अवॉइड किया जा सकता था। नेक्स्ट कोट है शी इज़ ब्यूटीफुल एंड देयरफॉर टू बी वूड, शी इज़ अ वुमन देयरफॉर टू बी वॉन। ये सफॉल्क एक्ट 5 सीन 3 में बोलता है। सफॉल्क पहली बार मार्गरेट ऑफ अंजू को देखकर उसकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित होता है। वह सोचता है कि क्योंकि मार्गरेट ब्यूटीफुल है इसलिए उसे प्रेम या मैरिज के लिए हासिल किया जाना चाहिए, लेकिन सफॉल्क मार्गरेट को केवल एक ब्यूटीफुल वुमेन समझकर अंडर एस्टिमेट करता है। वह यह नहीं समझता कि मार्गरेट आगे चलकर इंग्लिश पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल रोल निभाएगी। नेक्स्ट कोट है आई प्रीथी गिव मी लीव टू कर्स अवाई। ये जॉन ला पुसेल एक्ट 5 सीन 3 में बोलती है। जॉन को इंग्लिश फोर्स ने कैप्चर कर लिया है। उसके सुपर नेचुरल हेल्पर्स भी अभी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और उसे अपनी आने वाली डेथ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में जॉन पूरी तरह टूटती नहीं है। वह यॉर्क से कहती है कि उसे थोड़ी देर कर्स करने की परमिशन दे दें। यह लाइन जॉन के स्ट्रॉन्ग, रिबेलियस और फाइटिंग स्पिरिट को दिखाती है।